नमस्कार। आदरणीय अशोक जी और रजा फाउंडेशन को इस धन्यवाद के साथ कि उन्होंने बोलने का तो मौका दिया ही, लेकिन कल से और आज तक के विभिन्न सत्रों में युवा साथियों को जो सुनने का मौका दिया, उसके लिए भी धन्यवाद। संचालन का दायित्व मिला है तो मैं पहले ही अपनी बात 10-12 मिनट में कह दे रहा हूँ, क्योंकि मैं पर्चा नहीं पढ़ूंगा और एक भूमिका जैसा भी आप इसको समझ सकते हैं। ये विषय कल काफ़ी साथियों से बात हो रही थी तो सभी ने कहा बड़ा व्यापक विषय है, बहुत जटिल विषय है, स्वतंत्रता, विभाजन और साहित्य। तो मैंने सोचा कि जटिलता को अगर बहुत सुलझा नहीं सकते तो उसे थोड़ा समस्याग्रस्त ही कर सकते हैं। तो 10-12 मिनट में अगर समस्याग्रस्त भी कर ले जाएं इसे तो शायद कुछ कह पाएंगे हम अपनी बात। ये जो विषय है और ख़ासतौर पर जो बात है वो कृष्णा जी के लेखन के आसपास और ख़ासतौर पर उनकी जो वैचारिकी है, उनके जो संवाद हैं, उस पर ही मैंने अपनी बातचीत को केंद्रित किया है। कोशिश ये है कि कुछ बातें कह पाएँ, उद्धरण कम पढ़े जाएं। उद्धरण है मेरे पास पर्चे में, लेकिन उसको कम पढ़ूंगा। ये जो पूरा मामला है ये एक लेखक की इतिहास दृष्टि से सीधे तौर पर संबंधित है और मेरे प्रिय लेखकों में से एक रसूल हमजतों ने मेरा दागिस्तान के पहले पन्ने पर ये लिखा है कि अगर आप हकीक की तरफ बंदूक से गोली चलाएंगे तो भविष्य आप पर तोप से गोली बरसाएगी। कुछ ये बात कम से कम भारत के संबंध में स्वतंत्रता आंदोलन, उसके बाद जो त्रासदी विभाजन की हुई जिसके बारे में भी पुरुषोत्तम जी भी कह रहे थे, और उसके प्रभावों पर बहुत ठीक से लागू होती है। हम किसे बड़ा लेखक मानते हैं और कोई बड़ा लेखक आखिर बड़ा लेखक क्यों होता है, उसके कुछ बातें अगर हम कह सकें उसके बारे में तो सिर्फ इतना ही है कि वो अपनी परंपरा से, अपनी इतिहास दृष्टि से वो कितना संबद्ध है, अपने वर्तमान की परिघटनाओं और त्रासदियों को कितना समझ पा रहा है और अपने लिखे के बाद वो ऐसी कौन सी रोशनी की लकीर छोड़ जा रहा है, कौन सी परंपरा बना जा रहा है, कौन सी रचनात्मक विरासत को छोड़ के जा रहा है जिस पर बाद के लोग चल सकें। इन सभी बातों के आलोक में बस थोड़ी सी कुछ बातें हैं। अभी जब संतोष जी एक बात कह रहे थे और उस बात से पुरुषोत्तम जी जो बात कह रहे थे उसका थोड़ा कंट्राडिक्शन भी है, लेकिन संतोष जी जो बात कह रहे थे उसमें तथ्य इसलिए है कि स्वयं कृष्णा जी ने इस बात को कहा है कि ये जो नवजागरण और उसके फलस्वरूप स्वतंत्रता आंदोलन के भीतर आर्य समाज जैसी परिघटनाएं हुई और उन्होंने अभी एक संदर्भ भी दिया कि कुंभ मेले में उन्होंने पाखंड खंडिनी सभा का अपनी पताका लगाई थी। वो बात ठीक है, उनके लेखन से हम असाबत भी नहीं हो सकते हैं, लेकिन कृष्णा जी स्वयं इस बात को ये कहती हैं कि अपने एक साक्षात्कार में कि आर्य समाज जब पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आया और खासतौर पर पंजाब में, तो उसने काफ़ी समस्याएं पैदा की और उसको अन्य जगहों पे भी देखा जा सकता है, क्योंकि नवजागरण जो है वो अपने आप में एक समस्याग्रस्त चीज़ रही है। और ख़ासतौर पर आर्य समाज ये मिल गया मुझे, कृष्णा सोप्ती ने अपने एक साक्षात्कार में कहा है कि मुझे संदेह है कि पंजाब के आर्य समाज के प्रभाव में आने के बाद सामाजिक तनाव बढ़ गया। और ये कारण ठीक है अपनी जगह पर, क्योंकि हुआ यह कि वो आर्य समाज जो पहले सनातन के विरोध में या उसके जो अंधविश्वास थे, उसके जो पाखंड थे, उसके विरोध में था, बाद में वो चाहे अनचाहे उस एजेंडे में सम्मिलित हो जाता है, गोरक्षा जैसी चीज़ों में सम्मिलित हो जाता है और उससे एक अंतर विरोध पैदा होता है। तो हम दोनों सीमाओं को स्वीकार करेंगे। तो ये एक बात है जिसको हम देख सकते हैं। और पूरा का पूरा जो नवजागरण है उसके इस तरह से कई ऐसे संस्तर हैं जो विभाजन की ओर बढ़ने में एक तरह से कह सकते हैं कि एक पूर्व पीठिका तैयार करते हैं। जो विभाजन हम 1947 में होता हुआ देखते हैं, दरअसल अगर हम ये माने तो वो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही वो एक तरह से शुरू हो चुका था, वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। 1947 में हम उसे जियो पॉलिटिकल ट्रेजेडी के रूप में या परिघटना के रूप में घटित होता हुआ देखते हैं सतह पर, लेकिन यहीं पर बात रुकती नहीं है।
और मैं ये कहना चाहूँगा कि वो विभाजन अभी तक पारंपरिक है, अभी तक चल रहा है, निरंतरित है वो, और वो बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि जिसको हमने एक जियोपॉलिटिकल ट्रेजेडी के रूप में घटित होते हुए देखा है, अब वो एक सांस्कृतिक त्रासदी के रूप में घटित हो रहा है। और इसके कुछ एग्जाम्पल से कुछ चीज़ें हम देख सकते हैं। मैंने कहा कि मैं उदाहरण ज़्यादा नहीं देखूंगा। जैसे कृष्णा जी, छोटा सा उदाहरण है उनका, वो सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के विभाजन को स्वीकार नहीं करती है, और वो कहती हैं कि बेशक हमने क्षेत्र को विभाजित किया है, लेकिन परंपरा, संगीत, कला और साहित्य भौगोलिक क्षेत्रों की तरह नहीं है, वे अविभाजित और अविभाज्य बने हुए हैं। ये कृष्णा जी कह रही हैं। और जब हम आज के परिवेश में, आज के भारत में कुछ बातें पिछले सत्र में हुई हैं, उसको हम जब देखते हैं तो हमें महसूस कर पाते हैं कि शायद इस बात को वो एक खतरे के आभास के रूप में कह रही थी, और वो अब मूर्त हो रहा है और धीरे धीरे चीज़ें उस तरफ जा रही हैं। बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। मैं जिस शहर से आता हूँ, फैज़ाबाद, वो एक तरह से आज की जो राजनीति है उसकी केंद्रीयता का वो नाभिक है, और हमने बहुत सारी चीज़ों को वहाँ घटित होते हुए देखा है और बहुत गहराई से उन चीज़ों को महसूस किया है। विभाजन के बारे में जो उनका लिखा हुआ है, जिंदगी नामा की बात तो होगी ही भी, लेकिन उनकी जो दो कहानियां हैं, एक कहानी मेरी माँ कहाँ और दूसरी कहानी है सिक्का बदल गया। मेरी माँ कहाँ है कहानी तफसीलों को सामने रखती है, और लगभग वो वैसी ही कहानी है जैसी कहानी विभाजन के दौर में जो चीज़ें हुई उनको लेकर के बहुत सारी कहानियां जो लिखी गई वो लगभग उसी तरह की कहानी है। उस कहानी से थोड़ी निराशा भी होती है, क्योंकि उसमें आप देखेंगे कि हत्या का भी विवरण है। उसमें आप देखेंगे कि जो चीज़ हो रही है कि एक हत्यारा और वो एक दूसरे धर्म की लड़की को बचा रहा है, थोड़ी टाइट लगती है। कल संजीव कुमार जी आए थे और वो बोल रहे थे कि खास विचारधारा से जुड़े हुए होने के बावजूद वो इस बात में विश्वास रखते हैं कि पिछले 50-60 सालों में यथार्थ को जिस तरह से परिभाषित किया जा रहा है वो चीज़ें बदल गई हैं, और एपिस्टोमिकल वो रेफरेंसेस की बात कर रहे थे। इत्तेफाक से न सिर्फ उस विचारधारा से, बल्कि मैं और संजीव जी तो एक ही संगठन में हैं, मैं भी उनकी इस बात को स्वीकार करता हूँ। और इसीलिए जो उनकी दूसरी कहानी है सिक्का बदल गया है, उसको मैं विभाजन के संदर्भ में ज़्यादा महत्वपूर्ण कहानी के रूप में रेखांकित करता हूँ। कहानी के उदाहरण या रेफरेंसेस आपको देने की जरूरत नहीं है, वो आपने पढ़ी है। इसलिए क्योंकि मुझे भी ये महसूस होता है कि यथार्थ का जैसा प्रभाव या यथार्थ का जैसा चित्रण हमारी रचनाओं में अब हो रहा है पिछले 50-60 सालों में, खास तौर पर पूरे विश्व में डीकॉलोनाइजेशन के बाद, उसके संदर्भ में बदल गए हैं। चीज़ें अब थोड़ी विस्थापित हैं, चीज़ें अब थोड़ी अलग तरह से हैं और उस प्रभाव को दूसरे रूप में ग्रहण कर रही हैं। बहुत साधारण तरीके से समझना हो तो मार्केज अपने एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि जब कत्ल शहर के चौराहे पर हो रहा है तो खून घर के आंगन में कैसे बह रहा है, तो उन्होंने उसका उत्तर यह कहते हुए दिया था कि अगर बेटे का खून होगा तो माँ को कैसे नहीं दिखाई देगा। इसको मैं एक दूसरे संदर्भ से भी आपको समझाना चाहता हूँ। मैंने भी कहा कि मैं फैज़ाबाद से आया हूँ और वहाँ 1992 के आसपास बहुत सारे दंगे हुए और बहुत सारी हत्याएं भी हुई, कुछ रिकॉर्डेड कुछ अनरिकॉर्डेड। अभी 12:35 नहीं हुए हैं और भाजपा का शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, तो मैं अपनी बात कह सकता हूँ, उसके बाद तो पता नहीं। तो सिर्फ इतनी सी बात कि उसमें दो कैरेक्टर्स के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आखिरी कलाम एक उपन्यास है बुद्धनाथ सिंह जी का, और उसमें एक कैरेक्टर है उस्मान मियाँ नाम का। वो एक जीवित कैरेक्टर है, लाइव कैरेक्टर है, और वो अभी हैं। हम लोग मिलते हैं उनसे जा करके, और एक संदीप मील कथाकार हैं, उन्होंने उस उपन्यास से एक स्पिन ऑफ लेकर के कहानी भी उनके ऊपर लिखी है। तो उस्मान मियाँ का मामला यह है कि वो अध्यापक थे, सेवानिवृत्त हैं, और 92 के उस पूरे एपिसोड के बाद वो विक्षिप्त हो गए हैं।
तो जैसे अगर हम लोग उनसे मिलने जाते हैं और हम लोग उनसे पूछते हैं कि ये जो हो रहा है सब कैसा लग रहा है आपको, तो कहते बहुत अच्छा है, भाजपा ने बहुत अच्छा काम किया है, मंदिर बन गया है, जय श्री राम। फिर थोड़ी देर बाद उनसे आप बात करेंगे, कहेंगे कल ही मैं नेहरू जी से मिलने गया था, तो उन्होंने कमला नेहरू से कहा कि पकौड़े बनवाओ, उस्मान मियाँ आए हुए हैं और थोड़ी देर बैठेंगे और चाय वाय पिएंगे। उसके तुरंत बाद वो कहें कि जब मैं मध्य प्रदेश का राज्यपाल हुआ करता था तो मैंने एक आदेश पारित किया था। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि यथार्थ कभी कभार किसी की स्मृति को इस तरह भी विध्वंस कर सकता है कि वो एक तरह की एब्सर्डिटी में चला जाए। वो एब्सर्डिटी यानी वो निगेशन है, उनकी विक्षिप्तता इस समय के पूरे यथार्थ का निगेशन है। लेकिन फिर भी आप उनसे मिलेंगे तो आप योगी की तारीफ करेंगे, मोदी जी की तारीफ करेंगे, सब करेंगे। तो एक चीज है। दूसरी चीज है कि सिक्का बदल गया है कहानी में। सोबती जी जिस आशावाद की बात कर रही है, जिस विश्वास की बात कर रही है, उसका भी एक उदाहरण फैजाबाद में था। एक बूढ़ी औरत थी, जब दंगे हुए तो सबने कहा चली जाओ मोहल्ला छोड़ करके। उसने कहा अरे ये सब मेरे भतीजे हैं, सब कौन मुझे क्या करेगा, कोई नहीं करेगा। सब छोड़ के चले गए और एक दिन रात में जिस चारपाई पर वो लेटी रहती थी उस चारपाई समेत उनको जला दिया गया। लेकिन उसके बाद भी वो मोहल्ला बसा, वहां लोग वापस आए, वहां लोग रह रहे हैं। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि अगर ये डिबेटेबल भी हो सकता है, ये द्वंद्व भी हो सकता है, लेकिन सोबती जी अगर विस्थापन और विभाजन की उन क्रूरताओं को सीधे तौर पर दर्ज न करके और एक आप कहें कि उसको रचनात्मक त्रासदी की तरह रख रही हैं, उसके प्रभाव को हमारे सामने रख रही हैं, तो इसे उस तरह भी देखा जाना चाहिए। उन्होंने जहाँ लिखा भी है कि मैं एक भयानक घटना की गवाह थी और उस समय मेरे पास इससे निपटने का कौशल नहीं था। हालांकि मुझे तब भी एहसास था कि तात्कालिक भयावहता से परे देखना जरूरी था, हिंसा से परे देखने से जरूरी था, हिंसा से अछूती किसी चीज को बचाना। तो ये उनका मामला हो सकता है। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को लेकर के एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी 1890 तक वो धर्मनिरपेक्षता जैसे किसी टर्म को स्वीकार नहीं करती हैं, क्योंकि उसकी जगह वो साझा संस्कृति शब्द को स्वीकार करती हैं। तो साझा संस्कृति के इतने उदाहरण पूरे भारत में मौजूद हैं जिनको गिनाना अगर शुरू करेंगे तो 10-12 मिनट का समय जिसमें से काफ़ी चला ही गया है, वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो मेरा टेक है अपनी बात के संदर्भ में वो यही है कि विभाजन को अगर उन्होंने एक सांस्कृतिक त्रासदी के रूप में देखा और एक लगातार निरंतर या पारंपरिक होती हुई सांस्कृतिक त्रासदी के रूप में देखा, तो उनके टेक्स्ट को हमें इस आलोक में देखने की ज़रूरत है, कैसे हम उसको देखें और समझें। जो स्वतंत्रता संग्राम की बात हो रही थी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण छोटी सी किताब गोरखपुर से प्रकाशित हुई है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मुस्लिम जो संप्रदाय है उसकी भूमिका को लेकर के, और वहाँ के स्कॉलर हैं आनंद, उन्होंने प्रकाशित की है, छोटे से प्रकाशन से आई है। उसको देखते हुए और इस बात को समझते हुए कि 1857 की जो क्रांति है उसका नेतृत्व अवध में मौलवी अहमदुल्ला शाह कर रहे हैं, और फिर वो जाकर के वो कहाँ तक लड़ाई लड़ रहे हैं। एक छोटी सी मस्जिद हमारे यहाँ फैजाबाद में है जहाँ वो लोगों को इकट्ठा करके और अपनी बात कहते थे, लोगों को मोबिलाइज करते थे, और उनके नेतृत्व में आसपास के जो हिंदू राजा थे उनमें से कुछ नहीं भी लड़े, लेकिन तमाम सारे हिंदू राजाओं ने उनके साथ लड़ाई लड़ी। तो सोबती जी जिस साझा संस्कृति की बात कर रहे हैं उसके अवशेष वहाँ भी मौजूद हैं। और उससे भी पहले फैजाबाद की परिघटनाओं में अंग्रेजों से मोर्चा लेने में 2 महिलाएं उन्होंने मोर्चा लिया 1793 में, जब आसफुद्दौला ने अपनी राजधानी शिफ्ट की। तो बहू बेगम और नवाब बेगम जो शुजाउद्दौला की माँ और पत्नी थी, उन्होंने अंग्रेजों का मुकाबला किया, हालांकि वो सफल नहीं हुई। लेकिन इस सबके बाद क्या हुआ? इस सबके बाद जब ये मैं नवजागरण की सफलताओं को इसीलिए बार बार रेखांकित कर रहा हूं जिसको कृष्णा सोबती समझ रही है, हमने एक वैकल्पिक राष्ट्रवाद विकसित कर लिया।
और वो वैकल्पिक राष्ट्रवाद क्या था कि सामने एक बड़ा भाई जटिल और शक्तिशाली हमारा दुश्मन है अंग्रेज, तो उसका तो मुकाबला नहीं कर सकते, तो उसके बरक्स हम क्या कर सकते हैं, मुगल और जो मुस्लिम शासक अब सत्ता में नहीं हैं उनको हम अपना दुश्मन मान लेते हैं और एक वैकल्पिक राष्ट्रवाद की परिकल्पना कर लेते हैं। वो जो पूरा एजेंडा है वो घटित होते होते और 1920 के आसपास आप देखते ही हैं कि किस तरह वो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं मुस्लिम लीग और कांग्रेस को लेकर के जो अंततः विभाजन की त्रासदी को परिघटित करते हैं। और इस पूरे प्रक्रम को कृष्णा सोबती समझ रही हैं और वो अपने लेखन में लिख रही हैं। इन चीज़ों को समझना चाहिए। मुझे लगता है समय हो रहा है, मैं 2 मिनट में कुछ फिनिश कर दूंगा। इसमें काफ़ी रेफरेंसेस हैं कि भाषा की भी एक हायरार्की और पॉलिटिक्स की बात है जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फारसी और हिंदी का जो झगड़ा है उसको लेकर के भी नोट्स थे मेरे पास कि किस तरह वो नवजागरण भाषा के माध्यम से एक सांस्कृतिक पुनरुत्थानवाद की राजनीति में बदल जाता है। उसको भी समझने की जरूरत है कि जो आर्य समाज जिसको हम कह रहे थे कि धार्मिक सुधार का प्रणेता है वो हिंदी नागरी के झगड़े में आता है और वो रक्षा के सनातनी मुद्दे उठाता है और ये चीज़ें बढ़ती हैं। मैंने ये सोचा था कि मैं ज़्यादा चीज़ें पोटली नहीं खोलूँगा क्योंकि पोटली खोल देने पर 12 मिनट में मैं समेट नहीं पाऊँगा, तो इसीलिए मैंने कुछ ही मुद्दों को यहाँ उठाया है इस उम्मीद के साथ कि मेरे जो साथी वक्ता हैं इसको आगे बढ़ाएंगे। और जो मेरा टेक है वो मैंने यहाँ स्पष्ट कर दिया है। गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान में वो लिखती हैं, एक उद्धरण है छोटा सा, भरपूर फसलों वाले खेत, सदा सदा हरियाती धरती, न कमी पानी की न धूप की न छां की, बस अब वह हमारा वतन नहीं। मत देखो उधर, रह रहकर वहाँ की बात मत करो, अब इस मोड़ से पीछे नहीं आगे देखने का समय है। इस समय में खो गया है वह भूखंड जिससे जुड़ा हमारा वजूद था। ये जो बात है ये पूरी तरह से स्मृति की राजनीति को लेकर के है कि जैसे एक छोटा सा बच्चा हो और घर में शोक हो गया हो, वो शोक का अर्थ तो समझता है लेकिन फिर भी उस शोक से तटस्थ हो जाना चाहता है, निरपेक्ष हो जाना चाहता है। मुझे लगता है कि शायद सोबती जी भी इस पूरी त्रासदी से एक तटस्थता या निरपेक्षता की स्थिति में जाने को है, क्योंकि अपने एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा जाता है कि जिंदगी नामा के दूसरे खंड का प्रकाशन आपने क्यों नहीं किया, तो उन्होंने उसका उत्तर यही दिया था कि मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं उस यातना से दोबारा गुजर सकूं। तो इसी के साथ मैं अपनी